चलो गुरुदेव, चलो। हाँ भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जो आगामी अपना एग्ज़ाम होने वाला है पशु परीक्षर का, उसके मॉडल पेपर लगाएंगे भी। आगामी पशु परीक्षर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अपन मॉडल पेपर लगाएंगे भी। आज के सेशन में रहने वाला है राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, तीनों पार्टों के क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं भी। अगर आप पशु परीक्षर के साथ साथ में वीडियो, पटवार, जेल प्रेरी, राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रही हो तो ये भी सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और आज के सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलेंगे? चलो भाई, 1 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, बफरिंग तो नहीं मार रहा। देखो भाई, राजस्थान के 15 नदी बेसिन में कुल स्थायी जल की उपलब्धता कितनी है? राजस्थान के 15 नदी बेसिन में पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि राजस्थान में कुल कितने नदी बेसिन है? 15। ठीक है, तो इसमें कुल स्थायी जल की उपलब्धता कितनी है? 8 ऑप्शन है 8.42 मिलियन एकड़ फुट। मिलियन एकड़ फुट को लिख सकते हैं अपन MAF। 11.39, 15.86 और 14.51 पता हुए। और जो राजस्थान में कुल स्थायी जल है वो देश का कितना प्रतिशत है? ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आया है। जो अपने राजस्थान में जो स्थायी जल है वो देश का कितना प्रतिशत है? पता हुई। 15 नदी बेसिन में कुल स्थायी जल की उपलब्धता कितनी है? 15.86। कितनी है? 15.86। और इसको और भी लिख सकते हैं 158.60 लाख एकड़ फुट। यह भी अपने को ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। और जो देश की स्थायी जल की कुल उपलब्ध है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 1.16%। अब ये मत बोल देना कि सर ये तो गणित में, मैथ्स में 1.16 बोलते अपन पढ़ रहे हैं जीके। ठीक है, चलो भाई, राजस्थान में कुल कितने बेसिन, नदी बेसिन है? 15। देखो भाई, अगर उप बेसिन की बात कर ले तो कितने हैं? 58। देखो, 15 नदी बेसिन है, उप बेसिन की बात करें तो कितने हैं भाई? 58 उप नदी बेसिन। और 541 क्या है? सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। जल ग्रहण क्षेत्र, माइक्रो वाटरशेड एरिया। नदी बेसिन कितने हैं? 15। 58 कितने हैं? उप नदी बेसिन। और 541 कितने हैं? सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र, माइक्रो वाटरशेड एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो वे, कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कटिबंधु और कवि बांधव के नाम से कौन से राजा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है धारावर्ष, कुंभा, हमीर, विग्रहराज चतुर्थ। पता हो भाई। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहते हैं? विशलदेव चतुर्थ भी। विशलदेव चतुर्थ। इसके बारे में और क्या क्या बातें जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो देखो भाई। इन्होंने एक रचना की थी, क्या की थी? हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है गुरुजी। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, दरबारी कवि रहते थे, उनके नाम और बता दो भाई। इसके दरबार में जो विद्वान रहते थे उसके नाम और बता दो। दरबारी कवि, उनकी रचना भी बता दो। नंबर 1 कौन से थे भी? सोमदेव। क्या नाम था?
सोमदेव। सोमदेव की रचना क्या थी? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। और दूसरे थे नरपति नाल। इनकी कौन सी रचना थी भी बताओ? इनकी रचना थी बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो। इस रासो में वर्णन किसका मिलता है दोस्तों? किसका वर्णन मिलता है बिसलदेव रासो में, जिसकी रचना की है नरपति नाल ने? इसमें वर्णन मिलता है विग्रहराज चतुर्थ व रानी राजमती का। राजमती किसकी पुत्री थी? परमार राजा भोज की। इन दोनों का प्रेम वर्णन मिलता है। लेकिन आजकल का प्रेम वर्णन किसमें मिलता है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की चैट पे, या फिर वीडियो क्लिप पे मिलता है। तो ध्यान रखा करो भाई। एक जमाना ये था, इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे होते थे, ग्रंथों में लिखे जाते थे। और आजकल की प्रेम कहानी 2 मिनट में आ जाए बाहर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राजस्थान में क्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? राजस्थान में क्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। एक है क्लोराइड और दूसरा है फ्लोराइड। देखो भाई फ्लोराइड से प्रभावित जिला कौन सा है सर्वाधिक? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ठीक है। क्लोराइड से प्रभावित जिला कौन सा है? चूरू। अगर अपने से स्थान पूछ ले कि फ्लोराइड से प्रभावित स्थान कौन सा है, स्थान की बात करें तो स्थान हो जाएगा, फ्लोराइड से प्रभावित स्थान हो जाएगा ककुंडा, जोधपुर के अंदर। ककुंडा कहां पे भी? जोधपुर। अगर फ्लोराइड से प्रभावित स्थान पूछ ले, अगर फ्लोराइड से प्रभावित स्थान पूछ ले तो क्या हो जाएगा? धावा, जोधपुर में। यह भी कहां पे भी? धावा, जोधपुर के अंदर। ध्यान में रखना। क्लोराइड से प्रभावित जिला चूरू, फ्लोराइड से प्रभावित जिला सवाई माधोपुर। अगर स्थान पूछ ले क्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित स्थान कौन सा है? ककुंडा, जोधपुर। और फ्लोराइड से प्रभावित स्थान पूछ ले तो धावा, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क घोषित किया गया है। प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क घोषित किया गया है। ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। बताओ भाई। पहला तो किया गया था उदयपुर, पहला तो किया गया था उदयपुर। दूसरा कौन सा किया गया? अजमेर। दूसरा कौन सा है? अजमेर। अपना आंसर हो जाएगा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर कॉर्प्स की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर या कॉर्प्स की स्थापना की गई। बफरिंग मार रहे भाई। देखो भाई ऑप्शन है 1818, 1832, 1837 और 1841। ऐसा क्या कारण था कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना करनी पड़ी? देखो भाई, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बातें उन पे चर्चा करते हैं कि इनका कारण क्या रहा, उस समय शासक कौन था और मुख्यालय कहां पर बनाया गया, उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, इन सभी पे चर्चा करेंगे भाई। देखो शासक, उस समय शासक कौन था, मुख्यालय कहां पर बनाया, पॉलिटिकल एजेंट कौन था और कारण क्या था। सबसे पहले तो देखो आप कारण जो सिरोही है, ये क्या है? सिरोही। और ये है उदयपुर और ये है सलुम्बर। छोटे बड़े देख लेना, फिर कहोगे सर ने तो गलत बना दिया। और ये है डूंगरपुर। जो इनके बीच वाला क्षेत्र है ना, ये
जो बीच वाला क्षेत्र है ये कहलाता है बोम्बट क्षेत्र। क्या कहलाता है? बोम्बट क्षेत्र। यहाँ पे जो जनजाति जाति निवास करती है वो है भील। भीलों ने कर नहीं दिया और आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन का दमन करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना करनी पड़ी भी। स्थापना कब की? 1841 के अंदर। कब की? 1841 के अंदर। उस समय महाराणा कौन थे? महाराणा सरदार सिंह। शासक कौन थे? सरदार सिंह। ठीक है गुरुदेव। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया? खेरवाड़ा के अंदर। कहां पे भी? खेरवाड़ा, उदयपुर। ठीक है गुरुदेव। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? रॉबिन्सन। कौन था भाई? रॉबिन्सन। और कारण आपको बता दिया, बोम्बट क्षेत्र के भीलों ने कर नहीं दिया और आंदोलन कर दिया। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 में। अगर भारत की बात करें तो भारत में 1837 बॉम्बे के अंदर की गई भी। राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का कौन सा स्थल सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गिलूंड, कालीबंगा, आहड़, बेडज। मुझे पता है सभी को आता है ये, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की, उत्खनन का कार्य किसने किया। एग्जामिनर को अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो इसके सहयोगियों के नाम पूछ लेता है। अभी किसके? उत्खनन करने वाले के सहयोगियों के नाम पूछ लेता है। इन सभी पे चर्चा करेंगे और याद भी यहीं पे करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले तो देखो खोज किसने की, फिर उत्खनन का कार्य किसने किया और सहयोगी कौन थे। इन सभी पे चर्चा करेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। खोज का भी सभी को पता है, बता देंगे, अमलानंद घोष। कब की गई? 1952 के अंदर। उत्खनन का कार्य किसने किया? बीके थापर और बीवी लाल। बीवी लाल और बी के थापर। सर ठीक है, यहां तक तो याद है, लेकिन इन सहयोगियों के नाम देखो भाई। सहयोगी कौन कौन थे? एक तो था एमडी खर्रे। कौन था भी दोस्तों? एमडी खरे। और कौन था? केएम श्रीवास्तव। कौन था? केएम श्रीवास्तव। केएम श्रीवास्तव। और कौन थी? एसपी जैन। एसपी जैन। एसपी जैन। ठीक है गुरुजी, याद किया रहे। एक हो जेपी, जेपी होगा, एसपी हो जेपी जोशी। ये चार हैं इनके सहयोगी। तो सर की ये नाम तो लिखवा दिए, ये तो मैं भी बताया बुक में है, लेकिन याद कैसे होंगे? मैं उन्हें याद करवाने के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, अगर आपने कहीं ना कहीं साइंस में या वीडियो में कहीं ना कहीं तो देखा होगा या सुना होगा, अम्ल कैसा होता है? काला होता है। अफीम कैसी होती है? काली होती है। ठीक है, इतना पता है तो ये याद हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता, काला क्या होता है? अम्ल। अमलानंद घोष। कब की गई? 1952 के अंदर। अगर उत्खनन का कार्य की बात करें तो कब की गई? 1961 से लेकर के 1969 तक। ठीक है गुरुजी। अम्ल तो फिर पटकियों का अम्ल हुआ है, काड़ो पता चल गयो। तो अम्ल खा लिया, खाने के बाद में क्या हो जाएगी? आंखें लाल हो जाएगी, बीवी लाल हो जाएगी। अम्ल खा करके अगर घर पे आओगे तो बीवी लाल हो जाएगी। बीवी लाल, बीवी लाल हो गए तो भाई साहब क्या पड़ जाएगा? थप्पड़ भी पड़ जाएगा। पड़ जाओ, कौन पड़ जाए? बीबी यारो, अम्ल खाए तो पड़ी जाएगो। तो बी के थप्पड़। ठीक है गुरुजी, इतना याद हो गया। आगे देखो इनके सहयोगियों के नाम। अम्ल वास्तव में अगर खाओगे आप तो कैसा होगा? खट्टा होगा या खारा होगा? एमडी खर्रे। यहां तक भी ठीक है गुरुजी, याद हो गया। तो के एम श्रीवास्तव, अम्ल खाने में खर्रा होता है, वास्तव में होता है,
और जिसने भी अम्ल खाया है उसको खाने के बाद में क्या आ जाता है, जोश आ जाता है कि नहीं आ जाता, जेपी जोशी। और खाया किसने था अभी, एसपी जैन ने खाया था। ऐसे रिलेट करके याद कर लो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, वहां से ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी भी, ठीक है। इसके बाद में इसके देखते हैं कि अगर लिखूंगा तो टाइम ज्यादा है, अभी चल रहा है अपना रिवाइज का टाइम, तो बोल के बता देता हूं इसके यहाँ पे विशेषता या साक्ष्य। सबसे पहले देखें तो कालीबंगा सभ्यता है जो कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है भी, कांस्य युगीन सभ्यता है। दीन इनकी बस्ती है या निर्धन सभ्यता है। 2 नंबर विशेषता क्या है, दीन बस्ती एवं निर्धन सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, तीसरी राजधानी। स्वास्तिक चिन्ह मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, ये है ना, स्वास्तिक चिन्ह मिला, लेकिन मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला। मंदिर का क्या नहीं मिला दोस्तों, कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। 7 हवन कुंड मिले। कुंड क्या होता है, जमीन के नीचे होता है ना। अगर कुंड जमीन के नीचे होता है तो कब्रिस्तान भी तो जमीन के नीचे होता है, ठीक है। 7 हवन कुंड मिले, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले, और दोहरे जोते हुए खेत के प्रमाण मिले। अगर खेत बीजांगा तो पहला दिन साफ भी तो करांगा, बोने के लिए उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी, वो किससे करेंगे, कुल्हाड़ी से। तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है। खेत ने साफ कर दियो, तांबे की कुल्हाड़ी तो बोवांगा, बोएंगे भी किससे, उस टाइम ट्रैक्टर तो थे नहीं, तो ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले। किसके मिले भी, ऊंट की अस्थियों के प्रमाण मिले। भूकंप के भी प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले, भूकंप के भी। पक्की फर्श मिले हैं, पक्के फर्श या पक्की सजावटी फर्श भी मिले हैं। पक्की ईंटें, पक्के फर्श, सजावटी फर्श कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया दूसरा स्थल, भारत का स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया कौन सा स्थल है, दूसरा। पहला कौन सा है, रोपड़। पहला कौन सा है, रोपड़। दूसरा कौन सा है, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा अमलानंद घोष, बीवी लाल है, थप्पड़ पड़ेगा। खाने में अम्ल कैसा होता है, वास्तव में खारा होता है, खाने के वास्तव में होता है, और जोश आ जाता है, ठीक है। टाइम ज्यादा लग रहा है, मुझे भी पता है थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपका जो कंफ्यूज है वो दूर हो रहा है। एग्जाम में अगर ऑप्शन आ जाएगा ना, सारे ऊपर नीचे नहीं होंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, शिलालेख प्रशस्ति और उसके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। शिलालेख प्रशस्ति उसके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170, चीरवी का शिलालेख उदयपुर 1273, श्रृंग ऋषि शिलालेख जयपुर 1428, रणकपुर प्रशस्ति का लेख पाली 1439। बताओ सही अपना कौन सा है। बिजोलिया शिलालेख बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर 1170 के अंदर। चीरवी का लेख शिलालेख उदयपुर के अंदर 1273 बिल्कुल सही है। और श्रृंग ऋषि का शिलालेख कहां पर मिला है, उदयपुर के अंदर। कहां पे मिला है दोस्तों, उदयपुर के अंदर। और रणकपुर प्रशस्ति का लेख पाली के अंदर बिल्कुल मिला है 1439 के अंदर। तो सही जोड़े पूछे हैं तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। 1 2 4 अपना आंसर हो जाएगा सी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है जालरापाटन, केशवरायपाटन, भीनमाल और विराटनगर। बताओ भाई, आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है केशवरायपाटन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से कौन से राजा प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन है रजील, मीरभोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। अगर प्रतिहार शासकों की बात करूं मैं तो कितनी शाखा हुई भी प्रसिद्ध, 3 शाखा हुई है। 3 शाखा प्रसिद्ध हुई है। एक है भीनमाल, दूसरी है मंडोर, तीसरी है कन्नौज। ये 3 शाखाएं प्रतिहार शाखा में प्रसिद्ध हुई है।
बताओ भी, रोहिल्दी के नाम से किसे जानते हैं पुणे? महेंद्र हरिश्चंद्र को। किसे जानते हैं? हरिश्चंद्र को। इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिहारों का संस्थापक। क्या कहते हैं वे? संस्थापक। संस्थापक के बाद में क्या कहते हैं इनको? दूसरे नाम से आदि पुरुष। प्रतिहारों का आदि पुरुष। और क्या कहते हैं? मूल पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल पुरुष। प्रतिहारों का मूल पुरुष। और क्या कहते हैं? प्रतिहारों का गुरु भी इन्हें कहते हैं। किसे कहते हैं? हरिश्चंद्र को। ठीक है, अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया है तो देखा होगा, राजा के नाम देकर के उत्तराधिकारी पूछा या अगला राजा पूछा, उसके बाद में कौन बना। तो देख लेते हैं कौन सी शाखा से हुए? हरिश्चंद्र कौन सी शाखा से राजा हुए? मंडोर की शाखा से। कौन सी शाखा से? मंडोर की शाखा से। देख लेते हैं मंडोर की शाखा में कौन कौन से राजा बने। नंबर 1 पे तो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद में कौन बने हुए? रज्जिल। रज्जिल के बाद में नंबर 3 पे आते हैं नागभट्ट, नहीं नरभट्ट। नरभट्ट। नरभट्ट के बाद में नंबर 4 राजा बनते हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद में 5वें नंबर पर बनते हैं सिलूक। सिलूक के बाद में नंबर 6 है जोट प्रतिहार। जोट प्रतिहार। जोट प्रतिहार के बाद में नंबर 7 पे बनते हैं कक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिए तो देखा होगा, राजा का उत्तराधिकारी पूछा गया है। तो कक के बाद में कौन बनते हैं? बाउक। नंबर 8 पे बनते हैं बाउक। बाउक या फिर बालक। बालक के बाद में कौन बनते हैं? ककुक। कौन बनते हैं दोस्तों? ककुक। ये क्रम आपको याद रखना है, अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है इस पे क्वेश्चन। हरिश्चंद्र, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, सिलूक, जोट प्रतिहार, कक्ष, बाउक या बालक या ककुक। और रोहिल्दी के नाम से कौन से राजा प्रसिद्ध हुए प्रतिहार में? हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, सामंतों के अधीन भूमि कहलाती है। सामंतों के अधीन भूमि कहलाती है। ऑप्शन है खालसा, भोम, जागीर और जजारा। बताओ भाई, खालसा किसके अधीन थी? सीधा राजा का अधिकार जिस भूमि पे था वो थी खालसा। सीधा राजा का अधिकार था इस पे। भूमि पे किसका अधिकार था? भूमियों का। जागीर पे किसका अधिकार था? सामंतों का। किसका अधिकार था भाई दोस्तों? सामंतों का। जजारा क्या है? ठेका प्रणाली। क्या है भाई? ठेका प्रणाली। फिक्स रेट में 1 साल के लिए लीज पर दे दिया, नाज हो या नहीं हो वो अगले की प्रॉब्लम, लेकिन ये एक जजारा ठेका प्रणाली। एक और याद कर लो, गरुहाला। क्या है? गरुहाला। गरुहाला में क्या था कि उच्च व्यक्ति या अधिकारियों को कर में रियायत दी जाती थी। उच्च व्यक्ति या फिर अधिकारी, अधिकारियों को कर में छूट दी जाती थी। कर में छूट दी जाती थी। वो कौन सी भूमि थी? गरुवाला। खालसा पे सीधा किसका अधिकार था? राजा का। भूमि पे भूमियों का। और जो सामंतों की दीन भूमि थी वो जागीर। और जजारा क्या थी? ठेका प्रणाली। 1 साल के लिए फिक्स रेट पे दी जाती थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, निम्नलिखित में से ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में सही दर्शाता है। ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में सही दर्शाता है। पहाड़ी या पर्वत दिए गए हैं, रोजा भाकर, इसराना भाकर, डोरा पर्वत, सुंदा पर्वत, इसराना भाकर। ये सारी की सारी कहाँ की है वे? जालोर की चोटियां हैं। कहाँ की चोटियां हैं? जालोर की चोटियां हैं। इनको देखो भाई, एक बार देख लेते हैं, बाद में करेंगे क्वेश्चन। देखो, जालोर की चोटी।
जालोर की चोटी। सबसे ऊंची आरोही क्रम में पूछा गया तो नंबर 1 देखो, सुंडा पर्वत। कौन सा है? सुंडा पर्वत। ऊंचाई कितनी है? 991 मीटर। नंबर 2 पे कौन सी आती है? 2 पे आती है डोरा पर्वत। कौन सी आती है भाई? डोरा। ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। कितनी? 869 मीटर। नंबर 3 पे कौन सी आती है? इसराना भाकर। इसराना भाकर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 838। कितनी है? 838। नंबर 4 पे आती है रोजा भाकर। कौन सी आती है? रोजा भाकर। रोजा भाकर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। कितनी है भी? 730। और नंबर 5 पे आती है झारोला। झारोला। इसकी ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि जालोर की चोटियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जालोर की चोटियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? लेकिन ये जालोर की जिले की चोटी है, लेकिन जालोर की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर पूछे तो कौन सा करना है अपने को? इसराना भाकर। देखो भाई, जालोर की चोटियों का सर्वोच्च शिखर। ध्यान में रखना, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। अगर जालोर की पहाड़ियां पूछे या जालोर की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर पूछे, जालोर की पहाड़ियां लिखो भाई। इसको ऐसे लिखो, जालोर की पहाड़ियां। जालोर की पहाड़ियां। जालोर की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर। और डोरा पर्वत कहां पे है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। डोरा पर्वत कहां पे है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ियों में स्थित है। ये 2 चीज आप ध्यान रखना भी। डोरा पर्वत कहां पे है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। अगर जालोर की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर पूछे तो इसराना भाकर। अगर क्रम देकर के पूछ ले तो सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोल। ध्यान में रखना भाई। अब देखो अपना क्वेश्चन। आरोही क्रम में पूछा सबसे पहले रोजा भाकर। ये तो नहीं आएगा। सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, ये आएगा भाई। बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा अपना। सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। राजस्थान में जोरावा क्या है? राजस्थान में जोरावा क्या है? वधु विदाई गीत, जन्मोत्सव गीत, विरह गीत और विवाह गीत। जोरावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का। कहाँ का है भाई? जैसलमेर का। जैसलमेर का। बताओ भी जोरावा गीत क्या है? क्या है जोरावा गीत? विरह गीत। कौन सा है भी? विरह गीत। और विरह गीत पे चर्चा करें तो कौन कौन से है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अपने एग्जाम में आने वाले हैं? देखो भाई, विरह गीत पीपली। कौन सा है? पीपली। पैसे पीपली, पैसे पपैया, पपैया। और पैसे क्या हो जाएगा? पनिहारी। ठीक है गुरु जी, 3 तो हो गया। जैसे चिरमी, कुरंजा और ओल्यू। देखो, चिरमी, कुरंजा, ओल्यू। ठीक है गुरु जी, चीरमी, कुरंजा, ओल्यू। इसके बाद में सुवटिया, सुपना, हिचकी।
सूमटिया, से सूमटिया, से सूपना, सूपना। और क्या है, हिचकी। जब थाने थाली बाबू की याद आवे तो हिचकी को नहीं आने लग जाए। कौन कहे कि मैंने हिचकी आओ याद करे? याद युद्ध कोई कौन करे, सब मोह माया को खेल है। देखो भाई, पपैया, पीपली, पड़ियारी, चीरमी, कुरंजा, सूमटिया, सूपना, हिचकी और बारहमासा, सारे के सारे क्या है भी? बारहमासा। क्या है? क्या है भी? बारहमासा। सारे के सारे विरह गीत है। कौन से गीत है? विरह गीत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, समझो भाई। तल्ली पोखर का जल सूखने पर बनने वाली उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। तल्ली पोखर का जल सूखने पर बनने वाली उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। रन, टाड, थल्ली, खड़ीन, मरहू। बहुत ही बच्चे गलत करके आते हैं, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे लगभग गलत करके आते हैं। तो देखो भाई, रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढों में, रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल इकट्ठा होने पर जो झील बन जाती है, झील बनती है, एक खारे पानी की और एक मीठे पानी की। जो मीठे पानी की झील बनती है उसे क्या कहते हैं? तल्ली एवं पोखर। क्या कहते हैं? तल्ली एवं पोखर। जो खारे पानी की झील बनती है, थोड़ा आकार में बड़ी बनती है, उसे क्या कहते हैं? पलाया झील, जिसमें पानी क्या होता है? खारा। भूमि की मिट्टी की लवणता के कारण जब वर्षा जल का जो पानी है वो खारा हो जाता है, उस झील को क्या कहते हैं? पलाया। सॉरी देखो भाई, याद रखना आप, रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल इकट्ठा होने पर बनने वाली झील। इसमें पानी क्या होता है भाई? मीठा पानी। समझना, मीठा पानी, ये चीज ध्यान में रखना भाई। यहां पे क्या है? मीठा पानी, और यहां पे क्या होगा? खारा पानी। दोनों समझ लेना, खारा पानी। ये क्या है? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप के मध्य। इसमें जो पानी होगा वो क्या होगा? खारा। और जो ये झील होगी इसको किस नाम से जानते हैं? पलाया झील के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? पलाया झील। ये कौन सी झील है? पलाया झील। ठीक है। और ये जो यहां पे जो झील बनेगी छोटी होगी थोड़ी आकार में पलाया से, और पानी कैसा होगा? मीठा होगा भाई। पानी कैसा होगा दोस्तों? मीठा होगा। ये झील कौन सी होगी? तल्ली या फिर होगी पोखर? कौन सी होगी? तल्ली या फिर पोखर। पानी कैसा होगा? मीठा होगा। ठीक है। जो ये उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी, बच जाएगी बाद में, जो ये उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, ये क्या होगी? मरहो। इसे क्या कहते हैं? मरहो। उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? मरहो। और इस मिट्टी में जो खेती की जाएगी, क्या की जाएगी? कृषि। इसको क्या कहते हैं वे? खड़ीन। ध्यान से समझना भाई, इसको क्या कहते हैं? खड़ीन। और ये खड़ीन कृषि है, कहां पे की जाती है? सर्वाधिक जैसलमेर में। कहां पे की जाती है दोस्तों? जैसलमेर में। और जाति की बात करें तो पालीवाल जाति द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। 1500 ईसा पूर्व से ये चली आ रही है। ठीक है। यहां पे जो ये मिट्टी है ये मर्रो कहलाती है। और जो यहां पे जो दलदल क्षेत्र बच जाता है इसे क्या कहते हैं? दलदल क्षेत्र। दलदल क्षेत्र।
इसको क्या कहते हैं भी, इसको कहते हैं रन या फिर टाड, रन या टाड, ध्यान में रखना। आज के बाद में नहीं बोलोगे ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो टाइम लगेगा भाई। अगर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर टिक कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए तो आपका ऐसे क्वेश्चन सही होने वाला है नहीं। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही सही कर पाता है भाई, ठीक है। देखो, जो रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढों से जो बनने वाली झील है वो क्या कहलाती है, तल्ली या फिर पोखर। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, मर्रो। और जो मर्रों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, खड़ीन। खड़ीन कहाँ की प्रसिद्ध है, खड़ीन कृषि कहाँ पे की जाती है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। और जो आकार में थोड़ी बड़ी होती है, बालू का स्तूपों के मध्य बनती है, उसे क्या कहते हैं, पलाय झील। पानी कैसा होता है, खारा। और जो दलदल क्षेत्र बच जाता है उसे क्या कहते हैं, रन एवं टाड। अपना आंसर हो जाएगा मर्रो, अपना आंसर क्या हो जाएगा, मर्रो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, शेखावाटी जातक किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। शेखावाटी जातक किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है रामकरण ओसापा, अभिनव हरि, जयनारायण व्यास और नरोत्तम जोशी। बताओ भाई, शेखावाटी की 2 घटनाएं हुई है, वो अपन को याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको देकर के घटना का नाम देकर के डेट पूछेगा। देखो नंबर 1 पे देखो हनुमानपुरा की घटना, नंबर 1 पे है हनुमानपुरा की घटना। हनुमानपुरा की घटना कब होती है, 5 नवंबर 1934, 5 नवंबर 1934 को। क्यों होती है वे, कि यहाँ के जो ठाकुर थे कल्याण सिंह, उसके आदमियों ने किसानों के 35 किसानों के घर जला दिए। नंबर 2 देखो खुड़ी की घटना, नंबर 2 कौन सी है, खुड़ी की घटना। खुड़ी की घटना खुड़ी की घटना कब होती है दोस्तों, 25 मार्च 1935 को। क्या हो रहा है आज, 25 मार्च 1935 को। खुड़ी की घटना क्यों होती है दोस्तों, कि किसान के लड़के बारात में घोड़ी पर चढ़ के नहीं जा सकते। किसान के लड़के बारात में घोड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकते, घोड़ी पे चढ़ के तोड़ने नहीं मार सकते। लेकिन आजकल तो वैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइम तो ये ठाकुर थे, आज के समय में क्या प्रॉब्लम है, नौकरी की। नौकरी बिना छोकरी को नहीं, कौन ना, चाहे लड़को कुछ भी बिजनेस करते हुए कितना ही रुपया कमाते हुए, लेकिन सरकार आरो तो माने जुआई चाहिए गवर्नमेंट। देखो भाई यहाँ पे क्या था, खुड़ी गांव की घटना 25 मार्च 1935 को होती है और किसानों के लड़के को बारात में घोड़ी पे चढ़ के जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो शेखावाटी जातक किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नरोत्तम लाल जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, नदी उद्गम स्थल सुम्मिलित कीजिए, नदी उद्गम स्थल सुम्मिलित कीजिए। ऑप्शन है साबी, कांगनी, बाणगंगा और तल्ली। बताओ भाई, साबी का उद्गम कहां से होता है, सेवर की पहाड़ियों से। साबी का उद्गम कहां से होता है भाई, सेवर की पहाड़ियां कहां पे, जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर। 2 नंबर देखो कांगनी, कांगनी नदी का उद्गम कहां से होता है भाई, कांगनी नदी का उद्गम कहां से होता है, कोठड़ी गांव जैसलमेर के अंदर। कांगनी नदी का उद्गम कहां से होता है, कोठड़ी गांव जैसलमेर में। कहां पे भाई, जैसलमेर में। अब ये मत बोल देना कि सर आप ही करवाने लग गए, हमारे को तो टाइम ही नहीं दिया। टाइम वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एग्जाम नजदीक ही है। बाणगंगा कहां से निकलती है, विराट की पहाड़ियों से। बाणगंगा कहां से निकलती है, विराट की पहाड़ियां। और वर्तमान में विराट की पहाड़ियां कहां पे अभी, कोटपुतली बहरोड के अंदर। कहां पे है, कोटपुतली बहरोड। और कांतली नदी कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से। कांतली नदी कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी। कहां पे है, सीकर के अंदर। देखो भाई, 1 में 1, 3 में 4
और 2 3, अपना आंसर हो जाएगा ई। अब देखो कांकनी नदी के बारे में, देखो थोड़ी नॉलेज की बात है। कांकनी नदी का उपनाम या अन्य नाम क्या है? मसूरड़ी नदी या कांकनी नदी? मसूरड़ी या कांकनी नदी। और क्या बातें हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? ये राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कांकनी। कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही कोट का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय शुष्क स्टेपी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। पहले देखो मैप देखो। बफरिंग मार रहा है क्या? क्वालिटी सही नहीं आ रही क्या भाई? देखो शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु कौन सी है? जो कोपेन का वर्गीकरण है उसके आधार पे देख रहे हैं भाई। BWHW शुष्क जलवायु कहां पे है? जो सीमावर्ती पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये बीकानेर, यहां पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। दोस्तों प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। और वर्षा की बात करें तो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक। और यहां पे जो वनस्पति पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? जीरोफाइटस या फिर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है? जीरोफाइटस या मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। नंबर 2 देखो BWHW अर्ध शुष्क जलवायु। BWHW अर्ध शुष्क जलवायु। यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? नागौर। मिलती कहां पर है? झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, यहाँ पे जो बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, जालोर हो गया, इस क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा हो गया? नागौर। और वनस्पति कौन सी पाई जाती है? स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी वर्षा की बात करें तो कितनी होती है? यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक, याद में रखना। CWG उप आर्द्र जलवायु, पूर्वी राजस्थान। CWG पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, ये क्षेत्र पूर्वी राजस्थान वाला। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? टोंक। और वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है वो मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगर वनों की बात पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? दोगड़ा वन। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? दोगड़ा वन। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से भी? धोकड़ा वन। ध्यान में रखना, कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? पूर्वी क्षेत्र में, CWG में, उप आर्द्र जलवायु में मिलते हैं। नीचे है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अगर यहाँ पे जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, ये जिले आ गए भी। ठीक है, और इधर झालावाड़ का थोड़ा जिला है और बारां का, झालावाड़ और थोड़ा सा जिला है बारां का। तो यहां पे जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है AW का वो है डूंगरपुर। वर्षा होती है 80 से लेकर के 90 सेंटीमीटर और वनस्पति पाई जाती है सवाना वनस्पति। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सवाना वनस्पति। अब देखो अपना क्वेश्चन, आगे समझ में। अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर पहली बार आए हो विजन क्लासेस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करो तो अपना टेलीग्राम है विजन क्लासेस के नाम से। 772, आज नहीं करोगे तो कल कर लोगे। टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस 772 के नाम से, ठीक है। अब देखो ये अपना क्वेश्चन, उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु कहां पे मिलती है? पूर्वी क्षेत्र में। कहां पे मिलती है वे? पूर्वी क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, BWHW, शुष्क जलवायु। स्टेपी वनस्पति कहां पे पाई जाती है वे? स्टेपी वनस्पति BSHW के अंदर। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु AW प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। सवाना वनस्पति पाई जाती है। अपना आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 डी। अपना आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1950, 1965, 1985, 2010। बताओ भाई। और वर्तमान नीति या वर्तमान योजना, वर्तमान नीति, वन नीति कब घोषित की गई? और प्रथम वन नीति कब की गई? बताओ भाई। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में की गई। कब की गई? 1950 में। और देश में वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला अपना राजस्थान कौन सा था? प्रथम। घोषित करने वाला प्रथम राज्य था, प्रथम राज्य। कब की गई भी? कब की घोषणा? 18 फरवरी 2010। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कब की गई भी? 5 जून 2023 को। ध्यान में रखना है, वर्तमान नीति 5 जून 2023। देश के अंदर वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य था 18 फरवरी 2010 के अंदर। वन विभाग की स्थापना की गई 1950 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन है 10, 15, 16, 12। बताओ पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम निर्देशालय की स्थापना कब की गई और कहां पे की गई? और संभव क्षेत्र अपने राजस्थान में कितने हैं? उन सभी पे चर्चा करेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई। बताओ, सबसे पहले तो बताओ कि कितने जिलों में फैला हुआ है। चलो मैं ही बता देता हूं। राजस्थान में कितने संभव क्षेत्र है भाई? राजस्थान में 4 संभव क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? 4 संभव क्षेत्र है। नंबर 1 देखो भैया, नंबर 1 है बाड़मेर सांचौर। कौन सा है? बाड़मेर सांचौर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन सा आता है? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में आता है सांचौर और जालोर। ठीक है, बाड़मेर पूरा ही लिख देता हूं, बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर। नंबर 2 आता है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन के अंदर कितने जिले आते हैं? 1 जिला। कौन सा आता है? जैसलमेर। टोटल कितने जिले हो गए अभी तक? 4। नंबर 3 बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं भाई? इसमें आता है बीकानेर, बीकानेर, नागौर। ठीक है गुरुजी, ये तो वहां नहीं दे रखे है। और बताओ, तो आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में आता है गंगानगर। गंगानगर के बाद में आता है चूरू।
5 जिले हो गए इसके अंदर। और राजस्थान का सॉरी, राजस्थान का सबसे नवीनतम बेसिन है, राजस्थान का सबसे नवीनतम, राजस्थान का सबसे नवीनतम, सबसे नवीन। नंबर 5 देखो भाई, नंबर 4 सॉरी, विंध्य बेसिन, विंध्यन बेसिन। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा संभाग आता है इसमें, कोटा, कोटा संभाग तो पूरा ही आएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है गुरुजी। और कौन से आते हैं? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। कितने हो गए भाई? 2 2 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15। कितने जिलों में फैला हुआ है? 15 जिलों में। कितने जिलों में फैला हुआ है? 15 जिलों में। इंपॉर्टेंट बात और देखो, पेट्रोलियम उत्पादन कौन सी चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम में अवसादी चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में मिलता है? अवसादी चट्टानों में। अगर पेट्रोलियम निर्देशालय की बात करें, निर्देशालय स्थापना कब की गई? स्थापना कब की गई भाई? 1997 के अंदर। कहां पे? अपने राजस्थान के जयपुर में। पेट्रोलियम निर्देशालय की स्थापना कब की गई? स्थापना गलत है ना? पता है नहीं यार, बाद में बोल दो कि सर गलत लिखते हैं। स्थापना, स्थापना कब की गई? 1997 में। कहां पे? जयपुर में। पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में मिलता है? अवसादी चट्टानों में। 4 ये संभव क्षेत्र है, 4 ये बेसिन है, बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। और बीकानेर राजस्थान, बीकानेर नागौर राजस्थान का सबसे नवीनतम क्षेत्र है। विंध्य कंगार, विंध्य बेसिन, विंध्य कंगार नहीं सॉरी, विंध्य बेसिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चंस देखो। बोमानी, भट्टों की गली, नाथरा की पाल और स्थान किस खनिज से संबंधित है? देखो भाई, बोमानी, भट्टों की गली, नाथरा की पाल, स्थान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है मैग्नीज, टंगस्टन, लोहा, एसक, तांबा। अब चलो अपने मैप पे, इस पे देखो भाई, लोहा क्या है? धात्विक खनिज है। सबसे पहले तो लोहा क्या है? धात्विक खनिज है। अगर भारत में और राजस्थान में उत्पादन की बात करें तो लोहे की कौन सी किस्म का उत्पादन किया जाता है? तो हेमेटाइट किस्म का। कौन सी किस्म का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? हेमेटाइट किस्म का उत्पादन किया जाता है। भारत व राजस्थान में कौन सी किस्म का उत्पादन किया जाता है? हेमेटाइट किस्म का। और राजस्थान में अगर पूछे कि लोहे का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? तो जयपुर ग्रामीण करता है। कौन सा जिला करता है? जयपुर ग्रामीण करता है। अब देख लेते हैं खान, कि जयपुर ग्रामीण में कौन कौन सी खान है। जयपुर ग्रामीण में बोमानी, मोरीला, बोनेला, बग्गावास, भट्टों की गली, ये सारी की सारी खाने कहां पे? जयपुर ग्रामीण में। बोमानी, मोरीजा, बनेला, बग्गावास, भट्टों की गली, और लिखे तो राव 16। अगर और लिखना चाहे तो राव 16। कहां पे? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। दौसा में नीमला, रायसेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीमला, रायसेला किसकी खान है? लोहा एसक की। कहां पे? दौसा के अंदर। लाल सोट कहां पे? दौसा में। उदयपुर में नाथरा की पाल, तुरुंडेर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ गया, कितनी बार पता नहीं। तुरुंडेर, नाथरा की पाल कहां पे? उदयपुर में। किससे संबंधित है? लोहा एसक से। लोहा एसक की खान है। साहेपुरा में कौन सी खान है? बनेड़ा। साहेपुरा में कौन सी खान है? बनेड़ा। झुंझुनू में डाबला सिंगाना, झुंझुनू में कौन सी है? डाबला सिंगाना। या बागोनी, कौन सी है? बागोनी। ध्यान में रखना, बागोनी और बोमानी। बोमानी कहां पे है? झुंझुनू में। और बागोनी कहां? बोमानी कहां पे है? जयपुर ग्रामीण में। और बागोनी कहां पे है? झुंझुनू के अंदर। नीम का थाना, बनिया का वास, डाबड़ा, थोई। बनिया का वास, डाबड़ा, थोई कहां पे? नीम का थाना। और लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं रामपुरा, रामपुरा। ये सारी के सारी खान किसकी है भी? लोहा एसक के।
किसकी है? लोहा एसक की। लोहा कौन सी धातु है? धात्विक खनिज है। लोहा क्या है? धात्विक खनिज। राजस्थान व भारत में कौन सी किस्म का उत्पादन किया जाता है? हेमेटाइट किस्म का। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? लोहा एसक की खान है। किसकी है? लोहा एसक की। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन है सुधांश पंत, मधुकर गुप्ता, नवीन महाजन, एमएल लाठर। बताओ भाई मुख्य सचिव कौन है? एमएल लाठर तो क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त है भाई, मुख्य सूचना आयुक्त। नवीन महाजन क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। नवीन महाजन क्या है? मुख्य निर्वाचन, ध्यान में रखना, निर्वाचन अधिकारी है। आते सभी को है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, अधिकारी आयुक्त सब गोलमाल, तो ध्यान में रख लेना। ठीक है, मधुकर गुप्ता क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मधुकर गुप्ता कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर। सूचना मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत। ध्यान में रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 1857 की क्रांति के दौरान देश रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? अपने को असंगत की पहचान करनी है। ऑप्शन है उदयपुर सीएल सोवर्स, जयपुर कर्नल ईडन, बीकानेर मॉरिसन, जोधपुर मेकमोसन। बताओ। इनके साथ साथ में और देख लेंगे भी इस समय शासक कौन थे, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। शासक पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे, जयपुर के शासक कौन थे, तो इनको और देख लेंगे भी साथ में। देखो शासक, शासक उदयपुर में बिल्कुल सही है भाई, ये कथन तो अपना सही है। जयपुर में उदयपुर में कौन थे? सावर्स। और शासक कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। जयपुर का ईडन बिल्कुल सही है, ईडन। और शासक कौन था? राम सिंह, राम सिंह सेकंड। मॉरिसन, मॉरिसन कहां का? बीकानेर का नहीं था भाई, मॉरिसन कहां का था? भरतपुर का, भरतपुर का। और भरतपुर में शासक कौन था भाई? जसवंत सिंह। दोस्तों कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। जोधपुर का मेकमोसन। और शासक कौन था? तखत सिंह, तखत सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। कौन था भाई? सरदार सिंह। और बच गए भी कोटा। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। कौन था? बर्टन। और शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। और बच गए अपने एग्जाम की दृष्टि से सिरोही का, और देख लेते हैं भाई। सिरोही, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल। और शासक कौन था? शिव सिंह। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएंगे। उदयपुर के स्वरूप सिंह सोवर्स, जयपुर के ईडन राम सिंह सेकंड, भरतपुर के मॉरिसन जसवंत सिंह, और जोधपुर के मेकमोसन तखत सिंह, कोटा के बर्टन राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड था। सिरोही के जेडी होल शिव सिंह। और बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। असंगत पूछा है ना? ठीक। देखो भाई, राज्य समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहां और कब प्रकाशित हुआ? समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहां और कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है अजमेर 1840, जयपुर 1856, भरतपुर 1839, उदयपुर 1840। बताओ भाई।
मजहरुल सुरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर से। कहां से प्रकाशित हुआ? भरतपुर से 1839 के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। समाचार पत्र था। कौन सा था? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी। अगर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी थी? हिंदी, उर्दू। दो भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी एवं उर्दू में। कहां से? भरतपुर से 1839 के अंदर प्रकाशित हुआ। मजहरुल सरूर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी। मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? एक तो मैं बता देता हूं, सागरमल गोपा की तो नहीं है भाई, इनके देखो आप गुंडाराज। गुंडाराज। दूसरी कौन सी है? आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। तीसरी है रघुनाथ का मुकदमा। रघुनाथ का मुकदमा। मुकदमा। ये तीन पुस्तकें किसकी हुई? गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ का मुकदमा किसकी है? सागरमल गोपा की। लेकिन मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किसकी है? अर्जुनलाल सेठी की कृतियां है। लेकिन अर्जुनलाल सेठी की जो पुस्तकें हैं उनको और देख लेते हैं। पुस्तकें कौन सी है? नंबर 1 है शूद्र मुक्ति। दूसरी है स्त्री मुक्ति। स्त्री मुक्ति। तीसरी है महेंद्र कुमार। कौन सी भी? महेंद्र कुमार। ये तीन पुस्तकें जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार। गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ का मुकदमा किसके? सागरमल गोपा की। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। पहले निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। इन एरिडोसोल्स पाली जालोर, एल्पिसोल्स जयपुर अलवर, इन सेप्टिसोल्स हनुमानगढ़ गंगानगर, वर्टिसोल्स बारा झालावाड़। मिट्टियों से क्वेश्चन दिया गया है। सर ये तो याद ही नहीं होते। इनके उपकरण दे दे तो वो तो सर बिल्कुल ही याद नहीं होते हैं। याद करवाने के लिए मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के बाद में अगर मिट्टी पड़ ली ना तो गलत नहीं होगा, इतना मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। अपने दिमाग और आंख कान सब कुछ ओपन रखना, खुले रखना और ध्यान से सुनना। रिलेट करके पढ़ेंगे, क्या ही गलत होगा। ठीक है, देखो नंबर 1 देखो, एंटीसोल्स मृदा। मरुस्थलीय मिट्टी मिलती कहां पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है? एंटीसोल्स मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। यहां पे जलवायु कौन सी पाई जाती है? शुष्क जलवायु। जलवायु कौन सी पाई जाती है? शुष्क जलवायु। ठीक है, इसके उपकरण पूछते हैं सर कि एग्जामिनर इसके उपकरण पूछ लेते हैं, वो हमारे से याद नहीं होते। क्यों नहीं होते? आज के बाद में भूलोगे नहीं आप। हाँ देखो, इसके 2 उपकरण हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके उपकरण अपन यहीं पे देखेंगे। ठीक है, सोमेटस किसका उपकरण है? एंटीसोल्स का। फ्लूवेंटस, सोमेटस और फ्लूवेंटस एक बार देख लेते हैं, बाद में याद करवा दूंगा। एरिडोसोल्स मिट्टी, एरिडोसोल्स मिट्टी कहां पे मिलती है? बीच वाले जिलों में, जालोर, सिरोही, नागौर, अजमेर के बाद में यहाँ पे चले तो सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर। इस क्षेत्र में कौन सी मिलती है? एरिडोसोल्स मिट्टी मिलती है, सिरोजम मिट्टी या ब्लू मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे जलवायु कौन सी मिलती है? जलवायु मिलती है अर्ध शुष्क जलवायु। सर इसके तो 4 उपकरण दे रखे हैं, मैं उन्हें याद करवाने के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? कैल्सी ऑर्थेटस,
केल्सी ऑर्थिडस, कॉम्बो ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस, सेलो ऑर्थिडस। केली ऑर्थिडस, कैम्बो ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस, सेलो ऑर्थिडस। ठीक है, याद करवा दूंगा, रुको एक बार। एल्पिसोल्स, एल्पिसोल्स कहां पे मिलती है? पूर्वी राजस्थान में। जलोढ़ मिट्टी, और जलवायु की बात करें तो अपाद्र जलवायु मिलती है यहाँ पे। वर्षा 60 से 80 लगभग। और उपकरण की बात करें तो हेल्पुस्तान कस, हेल्पुस्तालकस या ये उपकरण है। वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स हाड़ौती के क्षेत्र में मिलती है, काली मिट्टी। और जलवायु की बात करें तो अति आर्द्र जलवायु। सर इसके भी उपकरण पेलुस्टेटस, पेलुस्टेटस और क्रोम स्टेटस, पेलुस्टेटस, क्रोम स्टेटस। इंसेप्टिसोल्स, लाल चिकनी मिट्टी, आर्द्र जलवायु मिलती है। उपकरण की बात करें तो ओस्टोक्रेप्टस। इंसेप्टिसोल्स, लाल चिकनी मिट्टी, आर्द्र जलवायु, उपकरण मिलता है ओस्टोक्रेप्टस। अब देखो कि याद करने का इनका तरीका। एंटीसोल्स मिट्टी, एंटीसोल्स के उपकरण है ना। एंटीसोल्स कौन सी जलवायु है, कौन सी मिट्टी है? ये कहां पे मिलती है? मरुस्थलीय मिट्टी है और शुष्क जलवायु में मिलती है। शुष्क जलवायु में ऐसे समझो कि अपने को कोई पौधा लगाना है, कोई फूल का, मान लो कि फूल लगाते हैं, फूल का पौधा लगाते हैं, गमले में लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? गमले में लगाते हैं। कोई फ्लावर्स कहां पे लगाते हैं? गमले में। वो गमला होता है वो किसका होता है? सीमेंट का बना होता है। किसका बना होता है? सीमेंट का बना होता है। ठीक है, फूल लगाएंगे तो कहां पे लगाएंगे? सीमेंटस में लगाएंगे। किसमें? सीमेंट के गमले में लगाएंगे, फूल लगाएंगे। फूल कहां पे लगाएंगे? सीमेंट के गमले में। सोमेटस फ्लुवेंटस। क्यों लगाते हैं सीमेंट के गमले में अपन फूल? क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, शुष्क जलवायु होती है, इसी वजह से अपन गमले में लगाते हैं, क्योंकि पानी कम होता है और पानी जो डाले वो प्रॉपर मिले। ठीक है, सोमेटस और फ्लुवेंटस। ठीक है गुरुजी, ठीक है, थोड़ो थोड़ो के दिमाग में गए हुए। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स सिरोजम मिट्टी, ब्लूई मिट्टी। और इसमें याद करने का तरीका ये देख लो कि एक तो ऑर्थिडस फिक्स है, ऑर्थिडस। सर इसको कैसे याद करें? केल्सी, कैम्बो, पेली, सेलो। याद कर लो, कैसे, पेली, कैम्बो, साले। कैसे, पेली, कैम्बो, साले। कैसे, पेली, कैम्बो, साले। कुछ दिमाग में घुस रहा है? कैसे, पेली, कैम्बो, साले, ऑर्थिडस। कैसे, पेली, कैम्बो, साले। याद आएगा? ठीक है, अब देखो इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल, इनका मतलब क्या होता है? अंदर आना। इनका मतलब क्या होता है? अंदर आना। अगर कोई अपने घर के अंदर मेहमान आएगा तो अपन क्या होंगे? खड़े होंगे, स्टैंड अप, खड़े होंगे कि नहीं होंगे? उठो। अगर मेहमान अंदर आएगा तो अपन क्या होंगे? उठ जाएंगे। इंसेप्टिसोल्स, ओस्टोक्रेप्टस, मेहमान अंदर आएंगे तो अपन उठ जाएंगे। वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स की देख लो कि स्टेटस, स्टेटस किस पे लगाते हैं? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप किसके बिना नहीं चलेगा भाई? नेट के बिना। क्रोम, क्रोम, गूगल कुछ याद आया? ये देखो क्रोम, क्या है? क्रोम। क्रोम किससे चलता है? नेट से। और व्हाट्सएप भी किससे चलता है? नेट से। तो देखो क्रोम स्टेटस और पेल्यू स्टेटस, इसको याद रखना। और एल्पिसोल्स, ये तो ये याद ही कर लो, एक बच्चा है। एल्पिसोल्स, एल्पुस्ताल कस। ठीक है, क्रोम में क्या लगाते हैं अपन? स्टेटस लगाते हैं। दोनों स्टेटस, स्टाटस कहां पे? और कैसे, कैसे, पेली, साले, कैम्बो। सीमेंट के गमले में क्या लगाते हैं? फ्लेवर्स लगाते हैं। और कोई मेहमान अंदर आता है तो अपन खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ो, नहीं बोलने वाले। चलो भाई, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। एरिडोसोल्स पाली जालूर बिल्कुल सही है। एल्पिसोल्स पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलती है, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स अगर अंदर आएगा कोई मेहमान तो अपन खड़े हो जाएंगे। और इन अगर मानसून की बात करें तो कहां से होता है? राजस्थान के अपने यहां से होता है, नीचे से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां से इन होता है। तो ये अपना गलत हो जाएगा भाई। इंसेप्टिसोल्स के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बरवाला, ये क्षेत्र। और वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बारा, ये भी बिल्कुल सही है। अपना आंसर हो जाएगा इंसेप्टिसोल्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई।
ओदक दुर्ग से अभिप्राय है, ओदक दुर्ग से अभिप्राय है, गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग। अगर दुर्गों की बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग बताए? शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्गों के प्रकार बताए हैं। अगर मनुस्मृति के अनुसार देखें तो कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। कौटिल्य ने कितने बताए हैं? कौटिल्य ने बताए 4, और 4 में से सबसे सुरक्षित बताया है इसने, सबसे सुरक्षित सैन्य दुर्ग। कौन सा बताया भी? सैन्य दुर्ग सबसे सुरक्षित बताया है। ओदक दुर्ग को अभिप्राय है जल दुर्ग। जल दुर्ग की बात करें तो राजस्थान में 3 दुर्ग है, गागरोन, कहां पे? झालावाड़। दूसरा है भैंसरोडगढ़, कहां पे भी? चित्तौड़। और चौथा है कोसवर्धन। कोसवर्धन कहां पे? 12 में। कोसवर्धन कहां पे? भी 12 के अंदर है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जल दुर्ग को क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मेवाड़ का हरिद्वार स्थित है। मेवाड़ का हरिद्वार स्थित है, ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। बताओ भाई, जहां पर भगवान शिव की पूजा होती है, कहां पे? मातृकुंडिया में। मातृकुंडिया कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और पूजा होती है शिव की, शिव की पूजा होती है। और कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा। बताओ भाई, संगमरमर की मूर्तियां कहां बनती है? और जो मूर्तिकार होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्तिकार को क्या कहते हैं? सिलावट। और जो मूर्तिकार है एक प्रसिद्ध हुए जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं क्लोनिंग का महारथी। मूर्तिकार कौन हुए भी? अर्जुन लाल प्रजापति। अर्जुन लाल प्रजापति इसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग का महारथी। किसी भी इंसान को सामने बिठा दो, 20 मिनट में मूर्ति तैयार। किसी को भी बिठा दो, 20 मिनट में मूर्ति तैयार कर देते भाई साहब, इतनी गजब की कलाकारी थी। और 1910 के अंदर इसको क्या दिया? पद्मश्री पुरस्कार। 1910 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और 2020 के अंदर कोरोना काल में क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन अपना क्वेश्चन ये है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान की कहां की प्रसिद्ध है, कहां पर बनती है? तो जयपुर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर, सवाई प्रताप सिंह और भीम सिंह, सवाई प्रताप सिंह और मराठा और अंग्रेजों के बीच में। तुंगा वर्तमान में कहां पर स्थित है? तुंगा का युद्ध आप तो बताओ, तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? कहां पे? दौसा में। कहां पे? अभी वर्तमान में दौसा के अंदर। कब लड़ा गया? 28 जुलाई 1787 के अंदर। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 28 जुलाई 1787 में। कब लड़ा गया? 28 जुलाई 1787 में। किनके मध्य लड़ा गया? सवाई प्रताप सिंह और मराठा के बीच में। सवाई प्रताप सिंह और मराठा के बीच में। सवाई प्रताप सिंह का सहयोग किसने किया? सहयोग किया था विजय सिंह ने। किसने किया? विजय सिंह ने।
विजय सिंह जोधपुर, जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। इन्होंने क्या किया? सहयोग। लेकिन मराठों से नेतृत्व किसने किया? मराठों की साइड से महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया ने मराठों से नेतृत्व किया और मराठा और सवाई प्रताप सिंह के बीच में लड़ा गया। वे कैसे भी पूछ सकता है आपसे कि मराठों का नेतृत्व किसने किया, प्रताप सिंह का सहयोग किसने किया, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, कैसे भी पूछे, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। वर्तमान में कहां पे? तुंगा। वर्तमान की बात करें तो कहां पे? वर्तमान दौसा के अंदर। कब लड़ा गया? 28 जुलाई 1787 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है राजमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली। सर्वाधिक देकर के पूछे या क्रम से पूछे, उन सभी पे चर्चा करेंगे भी। ठीक है, राजमंद का कितना है? 990। कितना है अभी? 990। प्रतापगढ़ का कितना है? 983। प्रतापगढ़ का कितना है? 983। डूंगरपुर का 994। पाली का 987। और बांसवाड़ा का कितना है अभी? जरूरी थोड़ी है अपने को डूंगरपुर ही दे, पहले 4 पूछ ले, डूंगरपुर को हटा दे, अपने से राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, बांसवाड़ा पूछ ले। तो बांसवाड़ा का कितना है? 980। देखो भाई, अगर क्रम से पूछ ले तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। सर्वाधिक पूछ रहा है तो कहां पे? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, रागड़ी बोली किसकी उपबोली है? रागड़ी बोली किसकी उपबोली? ऑप्शन है ढूंढाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती। बताओ भाई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ढंग से समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। रागड़ी बोली किसकी उपबोली है? मालवी की। मालवी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मालवी की उपबोली है। लेकिन मालवी की बात करें तो मालवी किसका मिश्रण है? मालवी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी प्लस गुजराती का मिश्रण है। मालवी किसका मिश्रण है? मारवाड़ी प्लस गुजराती का मिश्रण है। एक बात तो ये कौन सी बोली है? मधुर बोली है। कौन सी बोली है दोस्तों? मधुर, प्यारी, कर्णप्रिय। बोलने से अलग है, जाना बोल तो ही रहा आदमी, मैं सुन तो रहूं जी। था ना तेरे बाबू सोना की आवाज लगे, सुनता सुनता नींद आ जाए ना। हाँ, तो ये मधुर एवं कर्णप्रिय कौन सी है? मालवी बोली। ठीक है गुरु जी। मालवी बोली की अगर उपबोलियों की बात करें तो उपबोली कौन कौन सी है वो और देखो भैया। मालवी बोली की उपबोली कौन कौन सी है? उपबोली, उपबोली निमाड़ी, रागड़ी, सोंडवाड़ी, रतलामी, और कौन सी रहेगी भी? रतलामी, निमाड़ी, रागड़ी, सोंडवाड़ी, अम्बटवाटी, पाटवी। अम्बटवाटी और पाटवी, ये सारी की सारी बोलियां किसकी उपबोली है? मालवी की। लेकिन जो अपने एग्जाम में और भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहां पे आता है निमाड़ी से, निमाड़ी से, और आता है रागड़ी से। किससे आता है? रागड़ी से। देखो भाई, इन दोनों में देखो ये क्या है? उपबोली है। इसकी उपबोली है, उपबोली। ठीक है, पहले देखो निमाड़ी के बारे में। दक्षिणी राजस्थान की बोली कहते हैं। क्या कहते हैं निमाड़ी को? दक्षिणी राजस्थान की बोली। दक्षिणी राजस्थान की बोली किसे कहते हैं गुरुजी? निमाड़ी को कहते हैं। एक बात। दूसरी, इस बोली पे, निमाड़ी बोली पे प्रभाव किसका है? निमाड़ी बोली पर अगर प्रभाव की बात करें तो किसका है? गुजराती का है, भीली का है, खानदेशी का है। किसका है? गुजराती प्लस भीली प्लस खानदेशी। खानदेशी का प्रभाव है। ठीक है गुरुजी, यहां तक तो ये बात होगी। ठीक, अब देखो रागड़ी। रागड़ी बोली में किसका मिश्रण है? मारवाड़ी प्लस मालवी का। किसका मिश्रण है अभी? मारवाड़ी प्लस मालवी का। मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है।
मालवी का मिश्रण है। ठीक है गुरु जी, और क्या विशेषता है? बोलने में ऐसे लगती है कि जैसे लड़ाई कर रहा है अपने से। करकरी बोली, क्या है अभी? करकरी बोली, कर्कश बोली, कर्कश बोली। मधुर एवं कर्णप्रिय की बात करें तो कौन सी बोली है? मालवी। और कर्कश बोली की बात करें तो कौन सी है? रागड़ी बोली। देखो, रागड़ी बोली किसकी उपबोली है? तो मालवी की। मालवी की अगर बात करें तो मालवी किसका मिश्रण है ये दोस्तों? मिश्रण किसका है? मारवाड़ी प्लस गुजराती का मिश्रण है मालवी। मालवी बोली की विशेषता क्या है? मधुर है, कर्णप्रिय है, जैसे बोलता ही हो। इसकी उपबोली है निमाड़ी, रागड़ी, पाटवी, सोंडवाड़ी, रतलामी और मिठवाटी। ठीक है गुरु जी, ये और बता दो कि निमाड़ी बोली की क्या विशेषता है? ये दक्षिणी राजस्थान की बोली है। क्या है? दक्षिणी राजस्थान की बोली। अगर आपको एग्जाम में पूछी तो अपना आंसर क्या होगा? निमाड़ी। इसमें अगर प्रभाव की बात करें तो किसका प्रभाव है? गुजराती का है, बिल्ली का है, और किसका है भी? खानदेशी भाषा का प्रभाव है। रागड़ी बोली की और बता दो जी। रागड़ी बोली में मारवाड़ी प्लस मालवी बोली का मिश्रण है, और ये कर्कश बोली है। क्या है भी? कर्कश बोली है। ठीक है, तो आज का अपना सेशन होता है दोस्तों कंप्लीट। आज का अपना सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाए तो अपने जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम है विजन क्लासेस के नाम से, अभी विजन क्लासेस 772 के नाम से, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा मैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।